अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन आज हम बात करने जा रहे हैं एंजाइटी डिसऑर्डर का मुकाबला हम किस तरह कर सकते हैं। जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर अमेरिका में ज़हनी अमराज में सबसे आम है, जिससे तकरीबन 4 करोड़ बालिग अमरीकी अफराद मुतासिर हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर के हवाले से बर्गम एंड विमेन हॉस्पिटल की डायरेक्टर ऑफ साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट निताली डाल्टी कहती हैं कि अगर हम नफ्सियाती नुक्ता नज़र से एंजाइटी को समझने की कोशिश करें तो ये एक रुनुमा होने वाली सूरत हाल है। यह एक ऐसा वाक़या कि मिसकैलकुलेशन का नतीजा होता है। हम एंजाइटी उस वक्त महसूस करते हैं जब हम अंदाज़ों से कोई बुरी बात के वाक़ होने या उसका मुकाबला करने के लिए अपनी सलाहियतों को कम दर्जे का समझ बैठते हैं। लाइसेंस याफ्ता अमरीकी सोशल वर्कर्स और लाइफ किड फाउंडेशन के बानी स्टीव ग्रास खौफ और एंजाइटी को खैर फितरी अमल करार देते हुए वो कहते हैं कि इंसानों की फितरत में एक मनफी तासब पाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि हर इंसान डरने वाले और खौफ देने वाली मालूमात को मुस्बत और अज़म को पुख्ता करने वाली मालूमात के मुकाबले में ज़्यादा तवज्जो देता है। एंजाइटी इंसानों के इस कदीम दौर में भी पाई जाती थी जब उन्हें ज़िंदा रहने के लिए ग़ज़ा, पानी और छत की तलाश करना पड़ती थी। इन चीज़ों का मुस्तक़बिल खौफ उन्हें फ़ाइट और फ्लाइट मोड में रखता था। जब आपका जिस्म दिल की धड़कनें तेज़ करने वाला मवाद ज़्यादा बनाता है तो एंजाइटी इसका नफ्सियाती जवाब होता है और ये मादा हर वक्त खौफ का पता लगने के काम पर मामूर हो जाता है। दोनों माहिरीन का मानना है कि पुरउम्मीदी को परवान चढ़ाकर एंजाइटी में कमी लाई जा सकती है। नताली डालेटी कहती हैं कि मेरा ख्याल है कि पुरउम्मीदी मुस्बत सोच, अच्छी तवक्को रखने का बामकसद रवैया अपनाने और पुरएतमादी का इम्तजाज है। ज़रूरी नहीं है कि आधा गिलास भरा हुआ वाली सोच को पुरउम्मीदी कहा जाए। इससे ज़्यादा पुरउम्मीदी ये है कि आपके साथ ज़िंदगी में जो कुछ पेश आ रहा है आप उसे किस तरह बयान करते हैं, ख़ुसूसन वो चीज़ें जो आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होती या आने वाली ज़िंदगी के बारे में आप क्या तवक्को रखते हैं। दोस्तों, इस सूरत हाल को इस तरह समझा जा सकता है कि जब ज़िंदगी में चीज़ें आपकी तवक्कुआत के मुताबिक वक़ूअ पज़ीर ना हो रही हों तो आप उन्हें अपने तारीक मुस्तक़बिल से तशबीह देते हैं और ये तसव्वुर करें कि ये एक आर्जी हादसा है जो गुज़र जाएगा। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसी सोच हक़ाइक़ से इनकार के ज़मरे में नहीं आती? नहीं। इस हवाले से स्टीव ग्रॉस कहते हैं कि पुरउम्मीद रवैया का हामिल शख्स ज़िंदगी में बुरी चीज़ों को कबूल करता है, ताहम वो उन्हें लेकर ज़िंदगी से मायूस नहीं हो जाता। हमारे नज़दीक पुरउम्मीदी की तारीफ़ खुद ये है, दूसरों में और अपने इर्द गिर्द अच्छाई को देखने, महसूस करने और इस पर तवज्जो मरकज़ रखने की इस्तदा है। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक दर्ज झैल तरीक़ों पर अमल करके कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में पुरउम्मीदी के जज्बात को परवान चढ़ा सकता है और एंजाइटी को कम से कम कर सकता है। उसमें सबसे पहले है अपनी सोच को बदलें। नताली मिसाइल पर कायम करने वाले के दौरान अपने क्लाइंट्स की सोच को बदलने के लिए टॉक थेरापी इस्तेमाल करती हैं। उसमें मैं अपने क्लाइंट्स के साथ इस बात पर गुफ्तगू करती हूँ कि हमारे सोचने के अंदाज़ किस तरह असबी तौर पर एक घेरे में आ जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने और दूसरों और दुनिया के बारे में जिस तरह सोचते हैं उसमें तब्दीली ले आएँ तो नई राहें तख्लीक करने में हमें दिक्कत लगती है। हमारे दिमाग के एक हिस्से का नाम आर्टियल फ्रंटल कॉर्टेक्स है, OFC। ये हिस्सा दानिश, फ़हम और जज्बाती मराकज़ से हासिल होने वाली मालूमात में हम आंगी पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। दिमाग का ये हिस्सा इन लोगों में हुज्म के लिहाज से ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा नशोनुमा पाता है जो ज़्यादा पुरउम्मीद और कम फ़िक्रमंद होते हैं। डायलो सबसे पहले ये कोशिश करती हैं कि अपने क्लाइंट्स को ये बावर करा सकें कि किसी भी वाक़े, हादसे या बाबत को लेकर इस पर सोचने के मुख्तलिफ ज़ाविये होते हैं। वो एक साने की निशानदेही करती हैं और फिर अपने क्लाइंट्स के साथ बहस व मुबाहिसे के ज़रिए ये जानने की कोशिश करती हैं कि इसके सोचने का कोई ज़ाविया ये मसले का बायस तो नहीं बनेगा। सवालात के एक सिलसिले के ज़रिए
ڈائلو اور ان کا کلائنٹس اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ جب کوئی سانحہ یا واقعہ پیش آتا ہے تو اس وقت اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، وہ اب اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے سائنسی علم کی بنیاد پر یہ اندازہ لگاتی ہیں کہ متاثرہ شخص مستقبل کے واقعات سے متعلق پیشن گوئی کرنے کے لیے اپنی سوچوں کا کتنا مثبت استعمال کرے گا۔ اس میں سب سے اہم کرنے کا کام یہ ہے کہ متاثرہ شخص کو سوچنے کے نئے زاویے اپنانے کی مشق کرانی چاہیے۔ بہت سارے لوگ مشق کے ذریعے اپنے سوچنے کا انداز بدلنے اور اس میں استحکام لانے کے لیے جلد ہمت ہار جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، اس علاج کا سب سے اہم حصہ مینٹیننس سٹیج ہے، جہاں ہم پریکٹس کے ذریعے اپنے سوچنے کے انداز کو بڑی حد تک بدل چکے ہیں۔ جب متاثرہ شخص اس سٹیج سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے سوچنے کے انداز میں حقیقی بدلاؤ لایا جاتا ہے، اور اس کے سوچنے کا نیا انداز اس کا فطری اور مثبت انداز بن جاتا ہے۔ مزید برآں ماہرین کے مطابق متاثرہ شخص اپنی انزائٹی پر قابو پانے کے لیے، یا اگر کوئی چاہتا ہے کہ انزائٹی کبھی بھی اس کے پاس نہ آئے، تو اسے چاہیے کہ وہ پر امید لوگوں کے درمیان رہے۔ ایسے لوگوں کی فہرست بنا لے جن کے ساتھ وقت گزار کر اور بات کر کے وہ اچھا محسوس کرتا ہے۔ روزانہ کوئی مثبت کام کرنے کی نیت کرے، چیزوں پر غور کرے اور خود مسکرانے کی عادت پیدا کرے۔ دوستوں، یہ تو کچھ ایسی باتیں تھیں جو سائنس، ٹیکنالوجی اور آنے والی ڈاکٹروں نے ہمیں بتائی۔ تو ابھی میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں کہ جس پر اگر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ انزائٹی ڈس آرڈر سے دور ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ وہ ہمیشہ ہمیں مثبت اور اچھی سوچنے کی ہمت اور توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد جو آپ کے دوست، احباب، رشتہ دار جتنے بھی ہیں ان کے متعلق آپ اپنی اچھی سوچ رکھیں،